नमस्कार दोस्तों आज अपनी फर्स्ट वीडियो है ये। पहली जो इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी उसके बाद अपने चैनल पे फर्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं, जिसमें कि मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मैं अपने स्टॉक्स की सिलेक्शन कैसे करता हूं, कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है या आपको ट्रेडिंग करनी है। तो उसमें क्या क्राइटेरिया मैं यूज़ करता हूँ, कौन से फैक्टर्स मैं देखता हूँ। मैं अपनी स्टडी को जो आपके सामने जैसे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता हूँ, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है। ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि काफ़ी डाउट रहते हैं, कि क्योंकि कंपनीज आपको पता है शेयर मार्केट में पता नहीं कितनी 4-5 हज़ार कंपनीज हैं। तो उसमें से आपको बेस्ट 2, 4, 5, 10 जो आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो वो कौन सी होनी चाहिए। मैं आपको अपना क्राइटेरिया बताता हूँ। देखिए, मेरा स्टॉक पिक करने का क्राइटेरिया जो है वो 2 स्टेज से होकर गुजरता है। 2 स्टेज में फर्स्ट स्टेज मेरी होती है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होना चाहिए। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले मेरा जो सिलेक्शन होता है वो होता है कि मैं किस सेक्टर का स्टॉक पिक कर रहा हूँ, किस सेक्टर की कंपनी को मैं चूज कर रहा हूँ। अब सेक्टर का सिलेक्शन कैसे होता है, वो सिलेक्शन होता है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब अभी बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया है और सेक्टर में ग्रोथ अच्छी आ रही है, से मतलब रेवेन्यू अच्छा हो रहा है इसकी कंपनीज में और प्रॉफिट भी अच्छे खासे हो रहे हैं कंपनीज को, बट अभी उसके प्राइस उसका उतना मूव नहीं किया है। सो अंडर वैल्यूड सेक्टर कौन सा है, सबसे पहले मैं वो देखता हूँ। फिर उसमें मैं जाके देखता हूँ कि कौन से 2-3 बेस्ट स्टॉक्स, अब ऐसा है कि पर हर सेक्टर में 50-100 कंपनीज में मिल जाएंगी आपको। सो उसमें बेस्ट 2-3-4 जो कंपनीज होंगी वो कौन सी होंगी। उसमें कंपनी जो होंगी उनके 2-4 क्राइटेरिया हैं सिलेक्शन के। जैसे कि कंपनी होनी चाहिए सबसे पहले कि कंपनी अपनी मार्केट जो अपना सेगमेंट है उसमें लीडर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 50-100 कंपनीज उसमें से आप कोई भी उठाओ कि ये अंडर वैल्यूड थी और ये होगी। लेकिन अब हर सेगमेंट का कोई ना कोई मार्केट लीडर होता है, तो कंपनी ऐसी चूज करो जो कि अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर पोजीशन हो उसके पास, उसका बिजनेस इतना हो कि उस सेक्टर में कुछ काम हो रहा है तो उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए उस कंपनी को। ऐसी कंपनी आप चूज कीजिए। सेकंड थिंग आप क्या देखोगे कि कंपनी में पिछले कुछ ईयर्स से कुछ क्वार्टर्स से रेगुलर कंपनी की जो टॉप लाइन जो रेवेन्यू है कंपनी का उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर उसमें उसमें ग्रोथ हो रही है। एंड बॉटम लाइन ग्रोथ जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयरली टू ईयरली आपकी ग्रो करती जा रही है, बट प्राइस अभी कंपनी का उतना मूव नहीं किया है। सो ऐसी कंपनीज मैं सेलेक्ट करता हूँ। देन मैं देखता हूँ कि कंपनी पे ज़्यादा डेट तो नहीं है। देखिए, ज़्यादा डेट वाली कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वही है कि आप कर्जा इतना होगा आपके पास तो एक ना एक दिन आपको दुखी करेगा। वो आप अपने खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। सो कोशिश यही होनी चाहिए कि कंपनी वही पिक करो जिसका डेट बहुत कम हो, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा हो उसके कंपैरिजन में उसका डेट कम हो, कि वो इजीली उसको डेट को रिपे कर सकती है। नेक्स्ट थिंग मैं क्या देखता हूँ कि कंपनी में कि FII DII जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनका पैसा उस कंपनी में लगा हो। इसका मतलब इससे एक इंडिकेशन क्या आता है, इससे ये आता है कि भाई इतने बड़े प्लेयर्स जो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं उनकी एक अच्छी खासी रिसर्च करके ही वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं मन किया और कहीं इन्वेस्ट कर दिया। उनका एक अच्छा खासा रिसर्च टीम होती है और वो उसके बाद ही वो उसमें कंपनी का फर्दर उनको 2-4 साल का कोई विजन होगा तभी वो इन्वेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनका पैसा उसमें लगा होना चाहिए। कुछ एक क्राइटेरियाज और हैं, जैसे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती होनी चाहिए और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। आप मैनेजमेंट के कुछ इंटरव्यू सुन सकते हैं, उनका एक विजन होना चाहिए, आउटलुक होना चाहिए कि नेक्स्ट आने वाले 4-5 साल में 2 साल में मैनेजमेंट क्या चाहता है कि कंपनी कैसे ग्रो करे। सो ये सब क्राइटेरिया मैं देखता हूँ। अब ये तो हो गया फंडामेंटली। इसके बेस पे मैं जो बेस्ट मेरे को सेक्टर में, जैसे कि आप सपोज कीजिए इंफ्रा सेक्टर, अभी मैं इंफ्रा सेक्टर पे मैं काफी दिन से मैं बोले जा रहा हूँ कि इंफ्रा PSU बैंक्स इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये था कि इंफ्रा सेक्टर जो था वो काफी अंडर वैल्यूड था और सेक्टर्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पे गवर्नमेंट का पुश अच्छा एक क्या है कि हम कहीं भी किसी भी सेक्टर की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट का पुश होना बहुत जरूरी है। देखिए, हर जो भी कोई गवर्नमेंट आती है उसका किसी ना किसी सेक्टर को लेकर स्पेसिफिक एक होता है कि इस पे हम ज्यादा पुश देंगे।
सो इंडिया आपको पता है डेवलपिंग से डेवलप्ड होने की साइड जा रहा है, तो इंफ्रा सेक्टर जो है उसका ग्रो होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी देश में रोड, रेलवे, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ये नेटवर्क तो होगा ही होगा, तभी कंट्री ग्रो करेगा। सो जैसे इंफ्रा आपने देखा होगा अभी जो ये अपना जो वोट ऑन अकाउंट बजट जो अभी 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अभी पेश किया है, इसमें जो कैपेक्स है अपना वो 11.11 लाख करोड़ इन्होंने कैपेक्स रखा है, जो कि 11.1% ज़्यादा है लास्ट ईयर के कैपेक्स से। सो काफ़ी बड़ा, मतलब आज तक का सबसे बड़ा कैपेक्स टारगेट इन्होंने रखा है। सो गवर्नमेंट का पुश, कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का इसमें स्पेशल फोकस है इंफ्रा सेक्टर पे। तो देखिए आप अब कंपनीज कैसे उठाओगे, कौन से सेक्टर उठाओगे। अब आपको पता है रेलवेज का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहे हैं, इनके लिंक हो रहे हैं। सो आप ऐसी कंपनीज उठाइए जो इंफ्रा से जुड़ी हो, रेलवे से जुड़ी हो, और फिर उसमें आप देखिए कि वो उनकी वैल्यूएशंस ठीक है, उसमें बेस्ट जो मार्केट लीडर कंपनीज हो वो उठाइए। सो ऐसी कुछ कंपनीज मैंने शेयर भी की हैं आप लोगों के साथ, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी है, मैं आपको भी चार्ट पे भी दिखाऊंगा वो चीज़ें। अच्छा, सेकंड थिंग ये हो गया फंडामेंटली। यहाँ अगर फंडामेंटली मेरे को जज की कि हाँ ये कंपनीज हैं, अब मैं जाता हूँ टेक्निकल पार्ट पे, देन मैं चार्ट पे जाता हूँ। तो जैसे अब सपोज कीजिए कि मैंने काफ़ी दिन से अराउंड अराउंड जुलाई अगस्त के आसपास से मैं रिकमेंड करता आ रहा हूँ कि रेलवेज में जब काफ़ी लो लेवल पे थी कंपनी, तो मैंने आपको बताया था आरवीएनएल, इरकॉन, राइट्स, काफ़ी कंपनीज मैंने बताई। सो चलिए मैं आपको टेक्निकली मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने आपको आरवीएनएल का बोला था, आरवीएनएल में क्या था कि यहाँ कहीं मैंने इसको आपको रिकमेंड किया था। अब चार्ट पे टेक्निकली देखने का जो होता है वो क्या देखना चाहिए, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है डिमांड जोन, एक होता है सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है, डिमांड जोन होता है जहां बायर्स का जोन होता है, जहां पे जैसे ही प्राइस आता है चार्ट पे, सो वहां पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, वहां पे बाइंग आनी स्टार्ट हो जाते हैं। और सप्लाई जोन क्या होता है, सप्लाई जोन होता है कि जहां पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। सो डिमांड एंड बाई जोन चलता है चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पे। सो अब यहाँ देखिए आप आरवीएनएल का ये जो प्राइस था 140 145, यहाँ इसने काफी दिन ये कंसोलिडेट किया था, उसके बाद इसने ये एक बहुत ही साफ अप मूव दिया, यहाँ से 140 से अराउंड अराउंड 200 इन टच किया, फिर ये वापस यहाँ पे आया। सो यहाँ अपना जो डिमांड जोन था वो इसके आसपास था, तो यहाँ मैंने बाइंग दिया था। अब यहाँ बाइंग दिया तो फर्स्ट टारगेट ये था, अगर किसी को शॉर्ट टर्म रखना हो तो फर्स्ट टारगेट यहाँ था। सो मैंने यहाँ से अब किसी ने बाई किया होता, अब देखिए आप अगर कोई लॉन्ग टर्म रखता है यहाँ तक, अब देखिए प्राइस कहाँ तक गया, 138% यहाँ से अब गया है। अभी भी आप देखेंगे तो इसका प्राइस अब करीब करीब 84% आप अभी भी इसमें प्रॉफिट में हो। सो ये मैं टेक्निकल में क्या देखता हूँ, टेक्निकल में मैं दो चीजें देखता हूँ। वन कि प्राइस जो है वो डिमांड जोन के आसपास होना चाहिए, एंड ये तो हो गया मेरा एंट्री का पॉइंट। एंट्री किस बेस पे लेता हूं मैं कि डिमांड जोन में होना चाहिए। एक मैं टर्म बहुत यूज करता हूं कि किस घोड़ा भाग कितना चुका है। घोड़ा भागने का मतलब क्या होता है कि प्राइस जो हो अपने डिमांड जोन से 1 गो में कितना आगे भाग चुका है, 30%, 40%, 50% मूव कर चुका हूं। अब देखिए जैसे अब किसी ने यहाँ से एंट्री लिया, ठीक है, यहाँ से एंट्री लिया, 1 गो में ये यहाँ तक चला गया, अब मान लीजिए ये यहाँ चला गया, ठीक है, इसका डिमांड जोन यहाँ था, ये प्राइस यहाँ पे था। यहाँ पे मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप एंट्री लीजिए, आपको एंट्री यहीं लेनी चाहिए, यहाँ बीच में नहीं फंसना है कि आप ये यहाँ से वापस यहाँ आ जाए, तो आप इतना जो लॉस होगा उसमें आप घबरा जाओगे, निकल जाओगे, लॉस बुक कर लोगे। अब ये एग्जाम्पल आप यहीं का ले लीजिए। अब देखिए जो प्राइस का क्या था, यहाँ ये इसने कंसोलिडेट किया, प्रीवियस इसका जो हाई बन रहा था वो ये था, ठीक है, यहाँ ये सेलर्स जोन था, यहाँ पे सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन के पास प्राइस आया, उसके बाद इसने जैसे इसको ब्रेक किया, तो आप देखिए 1 वीक में कितना साफ अप हुआ है, इसमें आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए 1 वीक का 58% का मूव 1 वीक। सो इतना बड़ा साफ मूव आने के बाद इसका मतलब है कि घोड़ा बहुत ज्यादा भाग चुका है। अब इसके पास भागने के लिए जब दोबारा इसको भागना पड़ेगा तो इसको थोड़ा सा भी रेस्ट चाहिए, और उसके बाद ही इसमें जान आएगी। सो अब मैं कोई यहाँ पे बाई करके बैठ जाए, व्यू चाहे सही हो, कंपनी भी सही सिलेक्ट की हो, लेकिन जगह गलत हो गई, डिमांड जोन के आसपास नहीं है जगह, सो यहाँ पे कभी भी ऐसे बीच में बाइंग नहीं करना है। ये मैं आपको टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ।
सो अब प्राइस देखिए, किसी को बाई करना तो ये डिमांड जोन, अब इसके आसपास देखिए यहाँ प्राइस आया है। अब ये होने को यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, लेकिन अब यहाँ पे आगे इसने एक हैमर बनाया, हैमर बना के ये एनगल्फिंग दे देगा इसकी, तो हमें लगेगा कि हाँ ये डिमांड जोन के आसपास आके यहाँ से फिर से वापस अब ये घूमेगा। सो यहाँ अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है अब इसके पास, और ये फिर यहाँ कहीं नियर बाई कोई नीचे थोड़ा है और नीचे एंट्री देता है, तो यहाँ फिर से डिमांड जोन क्रिएट हो जाएगा। सो ऐसे डिमांड एंड सप्लाई जोन पे मैं वर्क करता हूँ कि नियर बाई स्पोर्ट में बाई करता हूँ, नियर बाई रेजिस्टेंस जो सप्लाई जोन होता है वहां पे मैं सेल करता हूँ। अब देखिए एक दो चीजें टेक्निकल्स में, एक दो चीजें क्या है कि अब आप बोलोगे कि अब आप कह रहे हो कि घोड़ा बहुत भाग चुका है, अब उसमें एंट्री नहीं करना, तो एंट्री कब करें? एंट्री करने का उसमें एक जो सिंपल फंडा वो है वो ये है कि मान लीजिए अगर वन गो में 20, 25, 30% की एक रैली आ चुकी है, तो आप उसमें कभी भी एंट्री मत कीजिए, उसको रिट्रेस होने दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए। हो सकता है कोई स्टॉक 40% जाके कोई 50% से रिट्रेस करे, कोई 20% से रिट्रेस करे, रिट्रेस करने दीजिए, वहां पे एक हायर लो बनने दीजिए। ये मैं आपको टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ, एक हायर लो बनने दीजिए, देन आप उस पर एंट्री कीजिए। भागते हुए घोड़े को कभी चेज मत करो, उसके पीछे मत भागो, अदरवाइज आप लॉस खाओगे, नुकसान खाओगे। और जबकि आपका व्यू हो सकता है सही हो, आपकी सारी चीजें सही होंगी, स्टॉक भी अच्छा होगा, व्यू भी सही होगा, फिर भी आप लॉस खाओगे। उसका रीजन यही होगा कि आपकी जो टाइमिंग है एंट्री की वो गलत हो गई। तो टाइमिंग बहुत सही रखनी चाहिए, डिमांड सप्लाई जोन का क्लियर कट आइडिया होना चाहिए चार्ट पे। अब चलिए मैं आपको कुछ और जैसे स्टॉक्स दिखाता हूं, जैसे हमने अपने चैनल पे देखी, ये जैसे राइट्स था, मैं आपको डिमांड सप्लाई जोन के कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ ये एक पैटर्न बना था, इसके बाद ये बना एक ये कप एंड हैंडल टाइप बन गया यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ इसने ब्रेक किया, ठीक है। अब या तो एंट्री लेनी चाहिए, तो कहाँ लेनी चाहिए थी एंट्री? अब किसी ने लेनी चाहिए तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ कहीं एंट्री लो आप, ठीक है, यहाँ कहीं एंट्री ले लेते हैं। लेकिन मान लीजिए एंट्री किसी की मिस हो गई, अब ये प्राइस ऊपर चला गया, अब हमें लग रहा है कि यार ये तो स्टॉक ऊपर गया, तो देखिए अब यहाँ से जाने के बाद अराउंड 430 के बाद ये अराउंड गया है आपका 580 तक। तो देखिए यहाँ कहीं बीच में मत फंसो, प्राइस आएगा आपके डिमांड जोन को रिटेस्ट करने आता है। अब ये क्या हुआ, देखो रिटेस्ट करने आया, मैंने यही डाला हुआ कि यहाँ आए तो बाई करो, अगर नहीं आए तो रहने दो, कोई और स्टॉक पकड़ो, बट बीच में मत फंसो कहीं पे। अब ये डिमांड जोन के पास देखिए प्राइस वापस यहाँ आया, उसके बाद का इसका आप मुंह देखिए, मेरे देखिए हमने 450 के अराउंड अगर बाई किया होता तो देखिए कितना साफ आप मुंह आया इसमें। सो कहने का मतलब है कि मैं चार्ट पे क्या देखता हूँ, फंडामेंटल तो हो गया, उसके बाद मैं चार्ट पे आता हूँ। तो अगर मुझे लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है फंडामेंटली, बट उसका प्राइस उस टाइम यहाँ हो, तो मैं इसको यहाँ नहीं लूंगा। मैं इसको जब भी ये प्राइस यहाँ आएगा मैं अलर्ट लगा देता हूँ, इस पे अलर्ट है ये रहा, अलर्ट लगा देता हूँ, और जब भी प्राइस नीचे आता है तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ। ये मेरा तरीका रहता है, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल्स। अब मैं बात करूं, अच्छा मैं चलिए आपको कुछ और स्टॉक्स जैसे दिखा देता हूं जो हमने डाले हुए। देखिए टेक्निकल्स के बेस पे, फंडामेंटली हमने देखा जैसे टाटा मोटर्स बहुत कंपनी थी, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गई थी कंपनी। आपने देखा है पहले, आज से 4-5 साल पहले क्या था, टाटा मोटर्स की कोई गाड़ी भी नहीं लेता था, पैसेंजर व्हीकल्स लेना कोई नहीं चाहता था। बट अभी जब ये इन्होंने 2-4 गाड़ियां नेक्सॉन और ये हैरियर सफारी वगैरह ये जब इन्होंने लॉन्च किए, तो 3-4-5 साल में आप देखिए बिल्कुल टाटा मोटर्स इतना ज्यादा मार्केट प्रेजेंस हो रखी है इनकी। ईवी में 70% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनकी जो ये टाटा नेक्सॉन जो है ये बहुत ज़्यादा इसका मार्केट प्रेजेंस है। सो अब हमें पता है कि टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है, बट फिर मैं चार्ट पे गया तो चार्ट पे देखिए जब इसने यहाँ ब्रेकआउट किया था, ऑल टाइम अपना हाई था, ये निकाला था, कप एंड हैंडल बना था, यहाँ निकाला, तो मैंने तब इसको 600 के आसपास, ये था डिमांड जोन। ये पहले यहाँ सप्लाई जोन था बट इसने ब्रेक कर दिया, अब ये नीचे हो गया, ये डिमांड जोन, यहाँ ये स्पोर्ट बन गई, यहाँ कहीं बाई करना था। अब मैंने यही कहीं बाई बताया था, यहाँ बाई किया, उसके बाद हम चलो बैठे रहो, ले लिया। तो ये होता है डिमांड जोन सप्लाई जोन, जो मैं चार्ट पे चीजें देखता हूँ। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ, चलिए कुछ जैसे मेरा हमने वरुण ब्यूरेज पे मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मैंने ये स्टॉक आपको दिया था। अब देखिए वरुण ब्यूरेज में क्या था, वरुण ब्यूरेज ने इतने दिन यहाँ कंसोलिडेशन किया, इसके अंदर एक रेंज बनाई, रेंज बनाने का कंसोलिडेशन का ये मैं आगे समझाऊंगा भी इसका मतलब क्या होता है।
देखिए कंसोलिडेशन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है वो दोनों दोनों कंफ्यूज है, कोई स्ट्रांग नहीं है। प्राइस कभी बाइंग हो जाता है, कभी थोड़ी सेलिंग आ जाती है, कभी बाइंग कभी सेलिंग, तो एक कंसोलिडेशन चल रही है। अब कंसोलिडेशन चल रही है तो उसमें अगर उसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड हो गया तो उसका मतलब होता है कि बायर्स जो है वो स्ट्रांग हो गए यहाँ पे। सो यही हुआ यहाँ पे, यहाँ ये इसका ब्रेकआउट हुआ तो इसके बाद अब मैंने इसके बाद 878 ये डिमांड जोन था, ये अब डिमांड जोन बन गया, तो यहाँ पे कहीं एंट्री आती है, ये यहाँ भी एंट्री आई, यहाँ देखिए काफी दिन तक इसने एंट्री दी इस एरिया में। उसके बाद अब बैठे रहो आराम से, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली हमें पता है ये अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें फिर भैया चलो कंपनी तो बहुत अच्छी है बट एग्जिट कहाँ करें, कईयों को ये होता है कि क्या क्राइटेरिया, किस बेस पे एग्जिट करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको चलो एक दो चार्ट और दिखाता हूँ। जैसे ओलेक्ट्रा थी, जैसे देखिए ओलेक्ट्रा, ओलेक्ट्रा ईवी जो इलेक्ट्रिक बसेज जो बनाती है वो कंपनी है, और ये काइंड ऑफ मार्केट लीडर है। कुछ एक कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रिक बसेज जो बनाती है। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का क्या था, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखिए ये एक बहुत साफ अपमूव आया, ठीक है, अपमूव आ चुका था, तो यहाँ बीच में कहीं एंट्री नहीं बनती थी, या तो फिर किसी ने बॉटम से लिया हो, या फिर ये साफ मूव आ गया तो कोई एंट्री नहीं बनती। उसके बाद देखिए ये 1465 के राउंड से और ये 1000 के लेवल तक वापस आया प्राइस। ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है या कुछ लोगों ने यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए, कुछ भी हुआ हो, उसके बाद ये यहाँ कंसोलिडेशन हुआ इसका। अब ये कंसोलिडेशन हुआ, इसमें यहाँ ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए इसकी दो तरह से एंट्री बनती है, एक तो जो ये डिमांड जोन था नीचे, या तो एंट्री लो आप स्विंग स्टॉक्स की तरह या बेस पे, ठीक है, या फिर आप लो ब्रेकआउट पे, मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ो, मोमेंटम पकड़ो आप। सो दोनों जगह आप एंट्री लेते कहीं भी। अब इसका टारगेट जो था वो मैंने 1900 के करीब रखा था स्टार्टिंग का, और ये देखिए टारगेट भी अचीव किया। उसके बाद ये काफ़ी, अब ये 2150 का हाई इसने बना के रखी भी, ये 2089 तक चल रहा है। सो ये वैसे ईवी एक थीम है, जैसे कि आने वाले अभी ईवी का शेयर जो है पैसेंजर व्हीकल लगाओ, कमर्शियल व्हीकल लगाओ, उनमें बढ़ता ही जा रहा है। सो गवर्नमेंट का काफ़ी पुश है इसमें। सो है कि ये नेक्स्ट 2-3 साल तक हम इस सेक्टर की जो कंपनी जो स्टॉक्स हमने लिए उनको रख सकते हैं। सो किसी को अगर लॉन्ग टर्म रखना हो तो ये बहुत अच्छी कंपनी थी। अब इसको बैठो, इसमें 4 टाइम्स 5 टाइम्स के रिटर्न्स भी आपको इजीली मिल सकते हैं। सो ये अपना तरीका रहता है। अब मैं आपको और दिखाऊं तो कुछ, चलिए जैसे पीएफसी था, पीएफसी हमने बाइंग किया था, जैसे ये इसका ऑल टाइम हाई, इसने 2010 का ऑल टाइम हाई निकाला था यहाँ पे। उसके बाद ये अपना यहाँ पे बाइंग लेवल था। अब देखिए ये प्राइस, ये कब की बात है, देखिए जून जुलाई के आसपास की बात है ये। उसके बाद देखिए अब इसने अराउंड 6-7 मंथ्स में स्टॉक ने 200% का रिटर्न, मतलब आपकी 1 रुपये की चीज़ 3 की हो चुकी है। सो ये है कमाल शेयर मार्केट का। बट आपको करना क्या है, आपको ये 2 स्टेज जो मैंने बताई है, फंडामेंटली एंड टेक्निकली, दोनों तरह से ही जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हों, जो कंपनीज हों, वही आपको चूज करना है। ऐसे रैंडमली कहीं भी नहीं घुस जाना है कि सिर्फ फंडामेंटल देखा और घुस गए, सिर्फ टेक्निकल्स देखे और घुस गए। ये चार्ट जो है ये, इससे प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता है। प्राइस, आप एक बात को समझिए कि जो कंपनी आप चूज कर रहे हो उसका बिजनेस जो होगा वो अगर ग्रो करेगा तो ही आपके प्राइस बढ़ेंगे। अब टाटा मोटर्स क्यों बढ़ रहा है इतना, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बिल्कुल बिजनेस इतना ग्रो करने लग गया। 70% मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रिक स्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो इस वजह से प्राइस बढ़ रहा है। सो आप फोकस कीजिए, पहली चीज फोकस होनी चाहिए कि आप कंपनी जो ले रहे हो उसके पास नेक्स्ट 4-5 साल का वर्क है, और वर्क है तो उसका क्या आगे स्कोप क्या है, कि ये सेक्टर ग्रो करेगा या नहीं करेगा, इसकी डिमांड है या नहीं मार्केट में। सो ये चीजें देखिए, देन आप चार्ट पे आइए। चार्ट पे आप डिमांड जोन के आसपास स्विंग्स के आसपास, बॉटम के आसपास आप स्टॉक्स लेने की कोशिश कीजिए, बीच में कहीं ना फंसिए। यही चीजें मैं अप्लाई करता हूं। अब चलिए मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं। अब बात आती है कि एग्जिट कैसे करें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी स्टॉक ले तो लिया, उसके बाद जब उसको एग्जिट कैसे करें। भाई स्टॉक तो अप जाता रहता है, फिर कभी नीचे गिर जाता है, तो कई बार बीच में फंस जाते हैं, क्या करें। देखिए एग्जिट क्राइटेरिया, मैं जो 2-3 एग्जिट क्राइटेरिया बता देता हूँ।
एग्जिट क्राइटेरिया में रहता है कि नंबर वन तो क्या है कि जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि डिमांड जोन से आपने स्टॉक को पिक किया, बायर्स जोन से अपने सपोर्ट से लिया, रेजिस्टेंस आ गया कोई 20-25% के ऊपर जो रेजिस्टेंस कोई मिल जाता है वहां पे आप एग्जिट कर दो, आप खुश हो उसमें। ये है शॉर्ट टर्म वाला जिनका कुछ दिन का व्यू होता है। जिनका व्यू कुछ मीडियम टर्म का होता है या लॉन्ग टर्म का होता है वो क्या करते हैं, वो एग्जिट करते हैं। जैसे कोई चार्ट जो हमने टेक्निकल्स, मान लो कोई कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, जिनको टेक्निकल्स आते हैं उनको पता होगा इन्हें। सो ऐसे जो टेक्निकल्स का जो होता है, जैसे कोई, अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए अब ये यही था पीएफसी, अब मैं इसका फर्स्ट टारगेट अगर देखूं तो देखिए इसकी जो डेप्थ होती है ये मैं इसको लगाता यहाँ पे, ये लगाता, फर्स्ट टारगेट मेरा 260, ये मेरा अराउंड फर्स्ट टारगेट होता। ठीक है, तो मैं ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें जो हैं ये होती हैं कि टेक्निकल्स के बेस पे, कि जो मान लीजिए कप एंड हैंडल है तो कप की और हैंडल की जो डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट ले लेते हैं कि वहां तक तो ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक एग्जिट क्राइटेरिया। एक एग्जिट क्राइटेरिया जो जो देखिए इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, जिनको वैल्यूएशंस पता होती हैं, सेक्टर के ग्रोथ आउटलुक के बारे में पता होता है, सो वहाँ एग्जिट क्राइटेरिया जो होता है वो प्रॉफिट के परसेंटेज बेस पे नहीं होता है, वहाँ पे होता है कंपनी की वैल्यूएशंस के बेस पे, सेक्टर की वैल्यूएशंस के बेस पे, कि कंपनी की अब वैल्यूएशन जो हो महंगी हो गई है, ये सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, बहुत ज़्यादा बड़ी रैली आ चुकी है, सो अब कोई और सेक्टर का टाइम आ चुका है, सो उस बेस पे एक एग्जिट क्राइटेरिया होता है। सो ये 2-3 एग्जिट क्राइटेरियाज हैं जो कि नॉर्मली फॉलो करते हैं लोग। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि कैपिटल एलोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटल में एलोकेशन कैसे करनी होती है। अब देखिए सपोज आपके पास है 5 लाख रुपए, ठीक है, अब 5 लाख रुपए को आपने 20 स्टॉक ले लिए, तो आपका क्या एलोकेशन रहेगा? थोड़े 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 आपने पैसे डाले और उसमें बाई चांस कोई स्टॉक में 30% रैली आएगी, किसी में 10% आएगी, किसी में 5% आएगी, कोई नेगेटिव चला गया, तो ले दे के आपको कुछ दिखेगा नहीं। अब आपने सपोज आपने 1 लाख रुपए में से 10-10 हज़ार रुपए 10 जगह डाल दिए और 10 हज़ार पे अगर आपको 20% रिटर्न भी आ गया, सपोज आपको मंथली 20% रिटर्न भी आ गया, तो आपको 2 हज़ार रुपए आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ फर्क पड़ा है उस चीज से। सो कैपिटल एलोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर कैपिटल आपके पास कम है तो आप क्या कीजिए, उस कैपिटल को 2-3 अच्छे स्टॉक्स में डालिए ताकि आपको कुछ रिटर्न भी दिखे। ये मेरी, देखिए मेरी सोच है कि उस वो दिखे भी, लेकिन ये चीज आप तभी करिए जब आपको नॉलेज हो या आप किसी अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से किसी से एडवाइस ले रहे हो, ये तभी कीजिए। आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार अनिल तो बोल रहा था कि कैपिटल अपनी जो हो सिर्फ 2 लिमिटेड जगह डालो, तो आप उठा के अपना जो पैसा है वो सिर्फ एक स्टॉक में डाल दो। ऐसा कभी नहीं करना, वो स्टॉक डूब गया तो सारी कैपिटल डूब जाएगी। ये चीज मैं तब कह रहा हूं जब आपको अच्छे से समझ हो या आप किसी अच्छे किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सीख रहे हो या उस वो बता रहा हो ऐसा कुछ। सो अब कैपिटल है बड़ी, मान लीजिए अब किसी के पास 50 लाख रुपए है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ 2-3 जगह पैसे डालो, तब मैं कहूंगा कि आप एटलीस्ट अपने पास 7-8 कंपनीज रखो। तब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 50 लाख है तो आप उसको 20 जगह डालो, वो भी मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि 7-8 कंपनीज आप रखो, वो 7-8 कंपनीज में आप 2-3 सेक्टर की अलग अलग कंपनीज रखो, 3-4 सेक्टर की अलग अलग रखो, सेक्टर वाइज 2-2 कंपनीज ले लो कि एक सेक्टर बाई चांस कुछ दिन नहीं चला तो दूसरा सेक्टर चल जाएगा, तीसरा चल जाएगा। सो सेक्टर में बेस्ट जो 2 कंपनीज आपको लगे वो आप चूज करो और उसमें आप पैसा लगाओ। ये होता है कैपिटल एलोकेशन। अब देखिए एक चीज होती है कि स्टॉक्स को जो शेयर मार्केट में सबसे बड़ी जो इश्यू आता है, जो काइंड हम जो रिटेलर्स होते हैं हमारे साथ जो सबसे बड़ा इशू आता है वो क्या होता है कि अब हमने कोई स्टॉक लिया और 20% ग्रो कर गया तो रुका नहीं जाता, देखते ही मन करता है कि प्रॉफिट को लेके निकल जाओ। 20 से जैसे 18 आएगा तो लगेगा कि तो गिर गया, स्टॉक गिरेगा, वो निकल जाते हैं। देखिए जो वेल्थ जो क्रिएट होगी, जो असली पैसा बनेगा वो बनेगा स्टॉक को होल्ड करके। आपको जो जितनी वेरिफिकेशन करनी है, जितनी स्क्रूटिनी करनी है, जो जांच पड़ताल करनी है, वो आप किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले कर लो।
उसमें जब आप एंटर कर जाते हो उसके बाद उसके साथ छेड़खानी मत कीजिए, अपने टारगेट पे बैठे रहिए, थोड़ा लंबे टारगेट रखिए। और 20% स्टॉक ग्रो किया तो उसके बाद वो 10-12% रिट्रेस कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपका स्टॉक 50% गया तो उसको 20% वापस मार्केट को देने के लिए तैयार रहिए। 50 से वो 30 पे आएगा, 30 से फिर वो वापस अपनी जर्नी जब स्टार्ट करेगा तो वो 70-80 पे जाके रुकेगा। तो ये जर्नी ऐसे ही चलेगी। सो कभी ये मत कीजिए कि 2-2 3 दिन में आप एंट्री एग्जिट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में। ये वही बात हो गई कि आप शादी में गए और वो जो स्टार्टिंग में देते हैं ना कि चाय पकौड़े खा के आप वापिस हो लिए, मेन कोर्स तक आप पहुंचे ही नहीं। सो मेन कोर्स तक पहुंचने का मतलब है कि आप स्टॉक को होल्ड कीजिए, थोड़ा लंबा टाइम रखिए, तभी आपका जो स्टॉक है वो डबल ट्रिपल इस टाइप के आपको रिटर्न्स देगा। तो रियल जो वेल्थ जो जनरेट होती है वो होती है स्टॉक में बैठने से। अच्छा स्टॉक ले लिया, बैठ जाओ, उसको बार बार छेड़खानी मत करो। ठीक है, एक चीज ये होगी। अब देखिए, कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में क्या नहीं करना है। बेसिकली जो गलतियां होती हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी। देखिए, एक तो न्यूज आउटफ्लो इतना ज्यादा है स्टॉक मार्केट को लेके कि हर कोई एक्सपर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे हजारों एक्सपर्ट मिल जाएंगे, न्यूज में मिल जाएंगे, टीवी का आप कोई भी जी बिजनेस चला लो, सीएनबीसी चला लो, कुछ भी चला लो, इतने एक्सपर्ट मिल जाएंगे। सो देखिए, न्यूज बेस आप कभी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मत करो, कभी भी मत करो। क्योंकि आपने अभी रिसेंट एग्जांपल देखा होगा, जी बिजनेस पे कुछ एक्सपर्ट्स को सेबी ने अभी पकड़ा है, जो क्या करते थे, कॉल देते थे लोगों को और खुद उसके अगेंस्ट करते थे। वो कैसे कि जैसे मैंने आज एक स्टॉक बाई किया और मैंने वो रिकमेंड कर दिया लोगों को, मैंने अच्छी वॉल्यूम, अच्छा अच्छा पैसा लगा दिया और मैंने लोगों को रिकमेंड किया और लोगों ने उसमें अच्छी वॉल्यूम आई, लोगों ने काफी भर भर के बाई कर लिया और 2 दिन में वो 20-30% गया और मैंने अपना पैसा वापस एग्जिट कर लिया, तो स्टॉक वापस गिर गया। तो जो मेरी सुन के जिन्होंने बाई किया था वो तो फंस गए, मैं अपना प्रॉफिट लेके बैठा। तो ऐसे ऐसे काफी एक्सपर्ट्स को भी जी बिजनेस पे सेबी ने पकड़ा है। सो ऐसा काम मत कीजिए कि किसी ने कहा और आपने पैसा लगा दिया। आप सुनो, सुनते भी हो तो सुनो, उसके बाद फंडामेंटल एंड टेक्निकल अपनी स्टडी जरूर करो, जरूर से जरूर। या कोई आपका जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो या कोई मेंटोर हो, कोई भी आपका कोई नोन हो, उससे आप अपनी एक बार सलाह लो। ऐसा नहीं कि न्यूज सुनी और झट से कर लिया, इसी चक्कर में बहुत सारे लोग पैसा खवाते हैं। तो ये चीज कभी मत करो। सेकेंड थिंग मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, मार्केट में जो स्टॉक मार्केट है वो है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें 100% जीत, या आप कह दो कि मैंने तो पैसा लगा दिया, अब ये कंपनी बढ़नी ही बढ़नी चाहिए, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वो देखिए ये इसकी गारंटी कुछ नहीं होती है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये। यहाँ पे आपको 70-80% प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके जीतने की होनी चाहिए, आपको इसकी ट्राई करनी है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके जीतने की होनी चाहिए। तो वो स्टडी आपको करनी है। तो इसके लिए एक चीज आपको क्या करना है कि एक रिस्क फैक्टर जो है वो हमेशा अपने साथ रखिए, अपने फेवर में होना चाहिए। रिस्क फैक्टर भी कई तरह से होते हैं, जैसे ट्रेडिंग करते हो आप, तो ट्रेडिंग में पहले अपना स्टॉप लॉस देखिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। यहाँ पे प्राइस आया तो मैं कट कर दूंगा पोजीशंस। अब स्टॉप लॉस मिल गया, इसके हिसाब से आप अपना रिस्क देखिए, 2% 4% जो भी आप रिस्क लेते हो वहां पे अपना एंट्री पॉइंट रखिए। अगर वहां पे एंट्री मिलती है तो मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। ये आपका रिस्क फैक्टर बहुत बहुत जरूरी है। अब इन्वेस्टिंग में क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? इन्वेस्टिंग में देखिए ये हो सकता है कि हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी आपने ली हो, फिर भी क्या पता कल को क्या अंदर कंपनी में क्या चल रहा है, क्या क्या दिक्कत आ जाए, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, कोई मैनेजमेंट लेवल पे कंपनी की दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो आप सारा पैसा एक जगह मत लगाइए, पैसे को ऐसे एलोकेट कीजिए जैसे कि 10 लाख है तो 2.5-2.5 लाख रुपए 4 जगह लगा दिए। बाई चांस एक 2.5 लाख रुपए वाली चीज डूब भी गई, एक स्टॉक डूब भी गया, तो जो बाकी के 3 है वो इतना प्रॉफिट दे देंगे कि वो 2.5 लाख रुपए मैनेज हो जाएंगे। मैं जनरली ऐसा करता हूँ। मैं देखिए, जनरली मैं स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लेता हूँ इन्वेस्टिंग में, अपने इक्विटी के बाई में मैं कभी स्टॉप लॉस यूज नहीं करता हूँ। उसका कारण यही है कि मैं पहले ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही उठाता हूँ। तो मेरे को पता है कि ये कंपनी ग्रो करनी ही करनी है, इसके पास नेक्स्ट 4-5 साल का विजन है, इसके पास काम है। सो बाई चांस मेरा कोई स्टॉक 10-20% नीचे भी चला जाता है, सो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो 2 महीने 4 महीने बाद वापिस आ जाएगा। सो
फिर भी मैं एक स्कोप ये रखता हूँ कि मान लीजिए वो नहीं आया वो, ठीक है, उस कंपनी में मेरे को 50% लॉस भी हो गया, ठीक है, तो मेरा जो लॉस है, बट वो जो और जो मेरी कंपनीज होंगी वो उसको रिकवर कर लेंगी, वो अच्छा मेरे को रिटर्न देंगी दूसरी, तो वो लॉस कुछ नहीं रहेगा। सो इस तरह से मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ। तो रिस्क मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज लास्ट में आपको बता देता हूं कि देखिए क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। अब आपने पैसा लगा दिया, मैं पैसा लगा दिया, मैं सारा दिन क्या करता हूँ, क्या करना चाहिए। देखिए कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं गवर्नमेंट का, क्या गवर्नमेंट लेवल पे नई चीजें किस सेक्टर में गवर्नमेंट करने वाली है, ग्लोबली क्या चल रहा है, ठीक है, ग्लोबल सिनेरियोज को मैं थोड़ा देखता हूँ, सेक्टर वाइज मैं देखता रहता हूँ कि इंडिया की किस कंट्री के साथ क्या पार्टनरशिप हो रही है, कहाँ पैसा इंडिया में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ और इनके बेस पे भी स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है। सो दोस्तों, यही चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आज ये फर्स्ट वीडियो बनाई है। जल्दी ही हम अपनी होपफुली कल से बैंक निफ्टी ट्रेडिंग की वीडियो भी मैं शेयर करूँगा, और पर्टिकुलर स्टॉक्स भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स की मैं अपनी स्टडी जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो आज मेरा बताने का एक पर्पज़ ये था कि आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाए कि मेरी जो स्टडी होती है उसका बेस क्या होता है। सो मैंने आपको क्लियर वो चीज़ करने के लिए फर्स्ट वीडियो इस वजह से बनाई है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट में डालिए, हम आपके डाउट्स भी लेंगे। और चलिए मिल के आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेप हमने लिया है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सो चलिए, थैंक यू।